भागलपुर गांव में दो बहनें आरती और पूजा अपने पिता श्यामलाल के साथ रहती थी। कहने को तो दोनों बहनें थी, परंतु दोनों के स्वभाव में जमीन और आसमान का अंतर था। जहां आरती बहुत ही नेक और विनम्र स्वभाव की थी, वहीं पूजा बहुत ही खड़ूस और अड़ियल स्वभाव की थी। जब दोनों बहनें 5 साल की थी, तभी उनकी माता मनोरमा उन्हें छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। तब से ही उनके पिता श्यामलाल ने जैसे तैसे करके उन दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। अब दोनों बहनें 18 साल की हो चुकी थी। एक दिन श्यामलाल की अचानक तबीयत बिगड़ जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेता है। श्यामलाल की बिगड़ती हालत को देखकर आरती बहुत ही चिंतित थी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। हमने बचपन में माँ को तो खो दिया, अब हम आपको नहीं खोना चाहते। रुकिए, मैं आपके लिए दलिया बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर आरती अपने पिताजी के लिए दलिया बनाने चली जाती है और सारा दिन अपने पिता की सेवा में लगी रहती है। वहीं पूजा बस सारा दिन आराम करती रहती है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। श्यामलाल की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, तो वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, मेरी बच्चियों, अब मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरा बुलावा आ गया है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। मैं जाते जाते तुम दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। तुम्हारी माँ की पेटी में जो 2 लहंगे रखे हुए हैं, वो तुम्हारे बहुत काम आएंगे। वो 2 लहंगे तुम्हारी माँ को भेंट में मिले थे। तुम्हारी माँ ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि मैं इन दोनों लहंगों को तुम दोनों बहनों को दे दूं। आरती बेटा, मेरे चले जाने के बाद संदूक खोलकर उन दोनों लहंगों को निकाल लेना और दोनों आपस में एक एक लहंगा बांट लेना और दोनों हमेशा खुश रहना और पूजा का ख्याल रखना। इतना कहते ही श्यामलाल की आंखें बंद हो जाती है। पिता के मौत से आरती को बहुत बड़ा सदमा पहुंचता है। जैसे तैसे मिलकर दोनों बहनें अपने पिता का अंतिम संस्कार करती है। अंतिम संस्कार के 2 दिन बाद पूजा, पिताजी ने 2 लहंगों का जिक्र किया था, चल माँ की पेटी खोल कर देखते हैं। आरती अपनी माँ के कमरे में जाती है और अपनी माँ का संदूक खोलती है। आरती जैसे ही संदूक खोलती है, संदूक में से बहुत तेज रोशनी निकलती है। आरती दोनों लहंगों को अपने हाथों में उठाती है और कहती है, वाह, कितने सुंदर लहंगे हैं। पूजा, माँ अपने टाइम में इन लहंगों को पहनकर कितनी प्यारी लगती होगी ना। पूजा ये देखकर मुंह बनाने लगती है। अरे क्या बात है पूजा, तुम्हें ये लहंगा देखकर खुशी नहीं हुई? इसमें खुश होने वाली क्या बात है? आजकल के नए जमाने में इन पुराने लहंगे को भला कौन पहनता है? जिस प्रकार से पिताजी ने इन लहंगों के बारे में बताया था, मुझे तो लगा इन लहंगों में हीरे मोती जड़े होंगे, मगर मेरी सारी आशा निराशा में बदल गई। ये बोलकर पूजा अपने कमरे में चली जाती है। आरती उन लहंगों को अपने सीने से लगाए रोने लगती है। देख रही हो माँ, पूजा कैसी बातें करने लगी है आजकल। अब उसे कौन समझाए, ये लहंगे हमारे लिए हीरे मोती से बढ़कर हैं, क्योंकि इन लहंगों में आपकी छवि है माँ। आरती ये सब बोलकर रो रही होती है। जैसे ही आरती के आंसू उन लहंगों पर गिरते हैं, लहंगों में से बहुत तेज रोशनी निकलती है और पूरे घर को चकाचौंध कर देती है और वो 2 लहंगा सोने और चांदी के लहंगों में बदल जाते हैं। ये देखकर आरती चौंक जाती है और आवाज लगाकर अपनी बहन को बुलाती है। पूजा बाहर आती है, तभी एक आवाज पूरे घर में गूंजते हुए आती है, पूजा, आरती, बेटा कैसे हो तुम दोनों? ये आवाज सुनकर पूजा और आरती बहुत हैरान हो जाते हैं। आरती कहती है, माँ, ये आपकी आवाज है ना? हाँ आरती बेटा, ये मैं हूँ। अब से ये 2 लहंगे कोई साधारण लहंगे नहीं, बल्कि सोने और चांदी के लहंगों में बदल चुके हैं। जब भी तुम दोनों बहनों को धन की आवश्यकता होगी, तो ये दोनों लहंगे तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेंगी। अब तुम दोनों बहनें आपस में एक एक लहंगा बांट लो, परंतु याद रहे, इन लहंगों का उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मत करना। अच्छा बेटा, तो अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर वो आवाज गायब हो जाती है। ये सुनकर पूजा के मन में लालच आ जाता है और वो झट से सोने का लहंगा उठाकर कहती है, ये सोने का लहंगा मेरा है, ये चांदी वाला लहंगा तुम रख लो। तुम पर यही चांदी वाला लहंगा सूट करेगा। मैं तो चली अपना ये सोने का लहंगा पहनने। इतना कहकर पूजा फटाफट से सोने वाला लहंगा पहन लेती है और पहनकर तैयार हो जाती है और शीशे में खुद को देखते हुए बोलती है,
अरे वाह, सोने के लहंगे में मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, परंतु कुछ खाली खाली सा लग रहा है। अगर इन लहंगों पर मैचिंग का सोने का गहना आ जाता तो सोने पर सुहागा हो जाता। एक काम करती हूँ, इस लहंगे से मांग कर देखती हूँ। इससे इन लहंगों का पुख्ता प्रमाण भी पता चल जाएगा कि ये असल में जादुई है या नहीं। हे मेरे जादुई सोने के सुनहरे लहंगे, मुझे जल्दी से सोने के ढेर सारे गहने दो। पूजा के इतना बोलते ही उसका सोने का लहंगा तेज रोशनी के साथ चमकता है और उसमें से सोने के गहने गिरने लगते हैं। अरे वाह वाह, ये तो सचमुच में जादुई है। पूजा बहुत खुश हो जाती है और उन गहने को उठाकर तुरंत पहन लेती है। आरती थोड़ी दूर खड़ी अपनी बहन को ये सब करते हुए देख रही होती है। दीदी, तुम मुझे इस तरह घूर घूर कर क्या देख रही हो? क्या आप अपने चांदी के लहंगों से संतुष्ट नहीं हो? आपके पास भी तो चांदी का लहंगा है, उससे आपको जो चाहिए मांग लो। मुझे ऐसे क्या देख रही हो? नहीं पूजा, ऐसा नहीं है। मैं अपने चांदी के लहंगे को पाकर बहुत खुश हूँ, मगर इसलिए नहीं कि ये जादुई है, बल्कि इसलिए कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। ओफो दीदी, आप अपनी घिसी पिटी बातें अपने पास रखो, मुझे नहीं सुननी आपकी ये सब बातें। इसी तरह वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह उनके घर एक भिखारिन आती है और दरवाजा खटखटाकर कहती है, कोई है इस घर में रहने वाला बड़ा दिल वाला जो इस भूखे भिखारिन को भोजन करा सके? मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, कोई मुझे भोजन करा दो, भगवान भला करेगा। भिखारिन की बात सुनकर पूजा और आरती बाहर आती हैं। पूजा चिढ़ते हुए कहती है, अरे ओ भिखारिन, यहाँ क्या भंडारा बट रहा है जो चली आई भीख मांगने? अरे पूजा, ऐसे क्यों बोल रही हो? एक भूखे का पेट भरना पुण्य का काम होता है। और अब हमें किस बात की दिक्कत है? हमारे पास तो 2 सोने और चांदी के लहंगे हैं ना, उनसे मांग कर इनको भोजन करा देते हैं। नहीं दीदी, आप चुप रहो। मैं अपने जादुई लहंगों का इस्तेमाल सिर्फ अपने शौक को पूरा करने में करूंगी। आपको दानवीर बनने का ज्यादा शौक है तो आप दानवीर बनो और कराओ इनको भोजन। मैं तो चली शॉपिंग करने। इतना बोलकर पूजा जादुई लहंगों से मांगे हुए पैसों से शॉपिंग करने चली जाती है। आरती उस भिखारिन से कहती है, अम्मा, आप मेरी बहन की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो थोड़ी मुंहफट है, इसलिए वो कुछ भी बोल देती है। चिंता मत करो अम्मा, आप यहीं ठहरो, मैं अभी आती हूँ। इतना बोलकर आरती भीतर जाती है और अपना लहंगा लेकर बाहर आती है। ये देखकर वो भिखारिन कहती है, बेटी, मुझे तो लगा था तुम अंदर मेरे भोजन का प्रबंध करने गई हो, परंतु तुम तो। अरे अम्मा, मैं आपके भोजन का प्रबंध करने ही भीतर गई थी। ये जो मैं लहंगा लेकर आई हूँ, ये एक जादुई लहंगा है। अच्छा, परंतु ये तो एक साधारण लहंगा लग रहा है। नहीं अम्मा, ये कोई साधारण लहंगा नहीं है। आप अभी इसका करिश्मा देखो। हे मेरे जादुई चांदी के लहंगे, जरा अपना करिश्मा दिखाओ। आरती के इतना बोलते ही उसके लहंगों में से चांदी के सिक्के बरसने लगते हैं। ये देखकर वो भिखारिन चौंक जाती है। अम्मा, इन सारे सिक्कों को आप रख लीजिए। अब से आपको भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इन सिक्कों से आप अपना खर्चा चलाना। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। बड़ी ही नेक माँ है वो, जिन्होंने तुझ जैसी बेटी को जन्म दिया। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक और पूजा अपने सोने के लहंगों से बस अपने शौक पूरे कर रही थी, वहीं दूसरी ओर आरती अपने चांदी के लहंगों से जरूरतमंदों की मदद किया करती थी। एक दिन गांव की मुखिया की बीवी सुगंधा आरती और पूजा के घर आती है। उन्हें देखकर पूजा कहती है, अरे क्या बात है, कहीं यहाँ सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला है? ये मैं क्या देख रही हूँ? आज आप खुद हमारे घर चलकर आई हो। क्या बात है काकी, आज सवेरे सवेरे हमारे घर कैसे आना हुआ? मुझे बुला लिया होता, मैं आ जाती। अरे बिटिया, पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है कि तुम दोनों के पास जादुई लहंगा है। कल हमारे गांव में गरीब लड़कियों का सम्मेलन शादी है, सारा बंदोबस्त हो गया है। बस अगर तुम दोनों उनके शादी के लहंगों का बोझ उठा लेती तो भला हो जाता। हाँ हाँ काकी, क्यों नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य होगा। आप बस बेफिक्र रहिए, सभी दुल्हनों के जोड़ों का बंदोबस्त हो जाएगा। ठीक है बिटिया, अब मैं चलती हूँ। सुगंधा वहाँ से चली जाती है। इधर पूजा आरती पर बरसते हुए कहती है, अरे दीदी, आपने क्या इन भिखारियों का ठेका उठा रखा है? आपको इतना ही दानवीर बनने का शौक है तो एक काम करो ना, अपना लहंगा ही इन्हें दान में दे दो। पूजा, अगर ये संभव होता तो मैं ये भी कर देती, परंतु मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि एकमात्र ये लहंगा ही माँ की निशानी है और मैं हमेशा इन लहंगों का इस्तेमाल सिर्फ जरूरतमंद की सहायता में ही करूँगी, भले ही तुम मेरा इसमें साथ दो या ना दो। इतना बोलकर आरती अपने कमरे में आ जाती है और अपने चांदी के लहंगों से कहती है,
हे मेरे चांदी के लहंगे, आज मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। तुम मुझे इतने चांदी के सिक्के दो जिससे मैं उन सभी लड़कियों के लिए शादी का लहंगा तोहफे में उन्हें दे सकूं। आरती के इतना बोलते ही चांदी के लहंगों में से ढेर सारे सोने और चांदी के सिक्के गिरने लगते हैं। अरे, आज इन लहंगों में से चांदी के सिक्के के साथ साथ सोने के सिक्के भी गिर रहे हैं, परंतु ये कैसे हो सकता है? दूसरी ओर पूजा अपने कमरे में सोने के लहंगे से अपने शॉपिंग के लिए पैसे मांग रही होती है, परंतु सोने का लहंगा उसकी बात नहीं सुनता और अचानक से उसका लहंगा गायब हो जाता है। तो वो परेशान होकर आरती के पास आती है और उसे कहती है, अरे दीदी, पता नहीं अचानक से मेरा लहंगा मेरी आंखों से ओझल हो गया। अब मैं अपने शौक कैसे पूरे करूँगी? तभी एक बार फिर एक आवाज गूंजती है, पूजा, क्योंकि तुमने हमेशा सोने के लहंगों से अपने बारे में मांगा है, उसे तुमने अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। आरती ने कभी चांदी के लहंगों से अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने हमेशा इन लहंगों से दूसरों की मदद की। उसने निस्वार्थ मन से लोगों की सेवा की। इसलिए तुम्हारे सोने के लहंगों की शक्तियाँ आरती के चांदी के लहंगों में सम्मानित हो चुकी है। ये सुनकर पूजा को अपने किए पर पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो दीदी और माँ, मैं लालच में अंधी हो चुकी थी, परंतु अब मेरी अकल ठिकाने आ गई है। अब मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि मुझसे मेरा लहंगा छिन गया है। अब मैं आपके साथ मिलकर हमेशा लोगों की मदद क्या करूँगी। चलो दीदी, शादी के लिए लहंगे लेने चलते हैं। अपनी बहन के मुँह से ये बात सुनकर आरती बहुत खुश होती है। दोनों बहनें एक साथ दुल्हनों के लिए लहंगे खरीदती है। अगले दिन शादी के सम्मेलन में जाकर सभी लड़कियों को शादी का जोड़ा देती है। वहाँ आई सभी लड़कियाँ दोनों बहनों को खूब दुआएं देती हैं और इस प्रकार दोनों बहनें लहंगों से हमेशा गरीब लोगों की सहायता करते और एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। निशा अपने पिता, सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। निशा के पिता उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसकी सौतेली माँ मीनू को उसके साथ ना चाहकर भी अच्छा व्यवहार करना पड़ता था। मीनू, मुझे अभी बॉस का फोन आया था। मुझे बिजनेस की डील के लिए उन्होंने दुबई जाने को कहा है। अगर ये डील पक्की हो गई तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। कब तक निकलना है आपको? आज शाम को ही। तुम मेरा बैग पैक कर दो। मीनू राजीव के जरूरी सामान पैक करने लगती है। शाम हो जाती है और राजीव जाने लगता है। जाते हुए राजीव अपनी दोनों बेटियों से कहता है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। आप कब तक आओगे पापा? मैं जल्दी डील पक्की करके आने की कोशिश करूँगा। अब मैं भी तो अपनी बेटियों से ज्यादा समय तक दूर नहीं रह सकता हूँ। थोड़ी देर बाद राजीव चला जाता है। तभी रास्ते में उसका प्लेन क्रैश हो जाता है। जैसे ही ये खबर मीनू को पता चलती है तो वो रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मीनू के रोने की आवाज सुनकर उसकी दोनों बेटियां उसके कमरे में आती है। क्या हुआ माँ? राजीव जी का प्लेन क्रैश हो गया है जिसमें उनकी मौत हो गई है। ये सुनकर निशा भी रोने लगती है। तभी दूसरी बेटी नीति बोलती है, माँ, आखिरी समय में पापा इस मनोज निशा से ही बात करके गए थे। देखा, इसकी मनोज शक्ल देखकर जाने से क्या हो गया? नीति, ये कैसी बातें कर रही है? तुझे समझ में भी आ रहा है तू क्या बोल रही है? मैंने जो बोला है सही बोला है। तेरी मनोजियत की वजह से पहले तेरी माँ और अब मेरे पापा। हाँ, नीति बिल्कुल सही कह रही है। इसी की वजह से हो रहा है जो हो रहा है। दोनों की बातें सुनकर निशा अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और निशा के लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन कभी कभी उसे अपने पापा की बहुत याद आती थी। निशा और नीति में बहुत अंतर था। निशा को पढ़ाई लिखाई करना अच्छा लगता था और नीति को मेकअप करना और अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना। एक दिन निशा अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी नीति उसके कमरे में आती है और बोलती है, क्या निशा हमेशा पढ़ाई करती रहती है? अरे भाई, लड़की है तू, अपनी खूबसूरती पर ध्यान दे। तू ही कर ये सब, मुझे इन सब में ध्यान देने के अलावा भी बहुत काम है। ये सुनकर नीति को बहुत गुस्सा आता है। वो उसी वक्त अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ, वो मनहूस लड़की निशा मुझे डांट रही है। अब चलो मेरे साथ। क्या? उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई तुझसे ऊंची आवाज में बात करने की और तुझे डांटने की? अभी देखती हूँ उसे।
इतना बोलकर मीनू और नीति निशा के कमरे में जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डांटने की? आज तक मैंने इसे कभी डांटा नहीं है। फिर तू होती कौन है इसे डांटने वाली? नहीं माँ, मैंने नीति को नहीं डांटा है। तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही है। नीति रोने का नाटक करने लगती है। देखो माँ, ये आपके सामने मुझे झूठी बना रही है। पता नहीं ये मुझसे इतना क्यों जलती है। नीति, मैं भला तेरे से क्यों जलूंगी? ना जाने क्यों तू ऐसी बातें कर रही है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। इतना बोलकर मीनू निशा के बाल पकड़ती है और उसे बहुत मारती है। निशा रोने लगती है। माँ, आप मुझे क्यों मार रही हो? तू इसी लायक है। तुझे हर दूसरे दिन मार खाने की आदत है। अगर आज के बाद कभी भी मेरी बेटी से बहस करने की कोशिश की या उसे डांटने की कोशिश की तो इससे भी बुरा होगा। नीति वहीं पास में खड़ी होकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और निशा फिर से पढ़ाई में लग जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन मीनू निशा के कमरे में आकर बोलती है, मेरी बेटी की तबीयत खराब है और उसे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, इसलिए बाहर से उसके लिए पिज्जा ले आ। लेकिन माँ, उसकी तबीयत खराब है तो उसे पिज्जा नहीं खाना चाहिए। तू मत सिखा मुझे, मैं उसकी माँ हूँ और उसके लिए क्या सही है और क्या गलत ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तुझे जितना बोला है उतना कर। निशा पिज्जा लेने चली जाती है। जब निशा पिज्जा लेकर आ रही थी तो उसे सड़क किनारे गिरी हुई एक किताब नजर आती है। ये कैसी किताब है? इतना सोचकर निशा किताब उठाती है। अरे, इसके ऊपर तो जादुई कहानियों की किताब लिखी हुई है। मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। निशा जादुई कहानी की किताब अपने साथ ले लेती है और उसे लेकर घर जाती है। उसके बाद निशा नीति के कमरे में पिज्जा दे आती है और खुद अपने कमरे में जाकर जादुई किताब पढ़ने लगती है। उस किताब को पढ़ने के बाद निशा सोचती है, क्या सच में कोई जादुई चीज होती होगी? तभी मीनू फिर से निशा के कमरे में जाती है। क्या बैठकर टाइम पास कर रही है? बाजार से सब्जियां लेकर आ। निशा बाजार से सब्जियां लेने चली जाती है। तभी वो देखती है कि एक बुढ़िया सड़क किनारे खड़े होकर बोल रही थी, मेरी मदद कर दो कोई। इतना बोलकर वो बुढ़िया आगे बढ़ जाती है। निशा उस बुढ़िया के पीछे पीछे जाने लगती है। बुढ़िया चलते चलते एक सुनसान इलाके में आकर रुक जाती है। तभी उसकी नजर निशा पर जाती है। अरे लड़की, तुम कौन हो? यहाँ तक कैसे आ गई? मैं निशा हूँ और मैं यहाँ तक आपके पीछे पीछे आई हूँ। मैंने देखा आप मदद मांग रही थी, इसलिए आप मुझे बताइए आपको क्या मदद चाहिए। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। आप बस मुझे काम बताइए। दरअसल कल रात को एक डायन मेरे घर आई थी और मेरी पोती को लेकर चली गई। उन दोनों में से किसी एक रास्ते से जाते हुए डायन की गुफा आएगी, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा रास्ता डायन की गुफा की तरफ लेकर जा सकता है। क्या तुम डायन की गुफा में जाकर मेरी पोती को ला सकती हो? लेकिन डायन को आपसे क्या दुश्मनी है? दरअसल मैं अपने समय में एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और मैंने उस डायन की माँ की सारी शक्तियाँ छीनी थी, क्योंकि वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही थी। इसलिए मेरे से बदला लेने के लिए उसने ये सब किया। ठीक है, मैं आपकी पोती को सही सलामत लाने की पूरी कोशिश करूँगी। इतना बोलकर निशा आगे बढ़ती है और थोड़ी देर चलने के बाद उसे 2 सोने और चांदी के रास्ते नजर आते हैं। अब इसमें से कौन सा रास्ता डायन की गुफा की तरफ जाता होगा? तभी सोने के रास्ते की तरफ से आवाज आती है, निशा, आओ आओ, इस रास्ते पर कोई नहीं आ सकता है। यहाँ सिर्फ नेक दिल लोग ही आ सकते हैं। तुम मेरे रास्ते से होकर जाओ। यहाँ तुम्हें एक गुफा मिलेगा और वो गुफा सोने के सिक्के से भरी हुई है। तुम्हें जितने सोने के सिक्के चाहिए ले लेना। मैं यहाँ सोने के सिक्के नहीं बल्कि बूढ़ी अम्मा की पोती को लेने आई हूँ। निशा, मेरे रास्ते से होकर जाओ। ये वही रास्ता है जहाँ से डायन अपनी गुफा में अम्मा की पोती को लेकर गई थी। निशा चांदी के रास्ते की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे गुफा नजर आता है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में अम्मा बता रही थी। एक काम करती हूँ, थोड़े से पत्थर ले लेती हूँ, डायन के सर पर मारूंगी जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाएगी।
और मैं अम्मा की पोती को लेकर आ जाऊंगी। निशा थोड़े से पत्थर उठा लेती है और गुफा के अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर वो हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर डायन और अम्मा की पोती नहीं बल्कि सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के तो सोने के रास्ते वाली गुफा में थे, लेकिन ये तो यहाँ है। मुझे तो लग रहा था अम्मा की पोती यहाँ होगी, लेकिन अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। परी? हाँ, मैं परी हूँ। मैं वही हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक बुढ़िया के रूप में मिली थी। अच्छा, तो असल में आप एक परी हो? हाँ, कुछ दिनों पहले मैं तुम्हारे घर की तरफ से जा रही थी, तभी मैंने देखा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बहुत मार रही है। मुझे उसी दिन समझ में आ गया था कि तुम बहुत दुखों से जी रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। उस दिन से मैं परीलोक नहीं गई और जैसे ही तुम मुझे मिली, मैंने एक बुढ़िया का रूप ले लिया और लोगों से मदद मांगने लगी। मैं अच्छे से जानती थी कि तुम मुझे इस हालत में देखोगी तो मेरी मदद करने जरूर आओगी। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। तुम जब भी चाहो इस गुफा में से सोने के सिक्के लेकर जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी। सच में मैं बहुत दुखों से रह रही थी। थोड़ी देर बाद परी वहाँ से चली जाती है और निशा बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर घर आ जाती है। निशा वो सारे सोने के सिक्के बेचकर अपना एक घर खरीदती है। जब सोने के सिक्के खत्म हो जाते हैं तो वो फिर से गुफा से सोने के सिक्के ले आती है और अपना एक बड़ा सा मॉल खोल लेती है। वहीं दूसरी तरफ मीनू और उसकी बेटी आपस में निशा के बारे में बात कर रहे थे। माँ, मैंने कल निशा को एक बड़ी गाड़ी में घूमते हुए देखा। आपने तो उसे उस दिन सब्जी लाने भेजा था और उस दिन वो घर नहीं आई और हमें लगा था कि अच्छा हुआ घर छोड़कर चली गई, लेकिन उसे तो कहीं बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। चल नीति, उसके घर चलते हैं। मीनू और नीति निशा के घर जाते हैं। निशा बेटी, जरा हमें भी तो बता, तेरे पास इतना सब कुछ कैसे आया? अरे मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब जानने का हक है। अच्छा, जब आप मुझे बेवजह मारती पीटती रहती थी और आपने तो मेरा नाम ही मनहूस रख दिया था, तब आप मेरी माँ नहीं थी। मैं बहुत प्यार से कह रही हूँ, आप दोनों मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस की धमकी सुनकर दोनों माँ बेटी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी कभी भी निशा के घर नहीं आती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और निशा अपना हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है।